ले मुन्ना, चलो यार स्टार्ट करते। दिस साइड CA हरीश मथारिया रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम विशांत वाड़ी। CA फाउंडेशन का प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग चल रहा है, जिसमें हमने डिप्रिसिएशन टॉपिक स्टार्ट किया था, है ना। उम्मीद करता हूं आप सभी का बेसिक हुआ है, राइट। किसी बच्चे को बेसिक्स में कोई डाउट अब तक जो भी देखा, कोई ट्रांजैक्शन, कोई एंट्री, सर यहाँ पे रूल कैसे अप्लीकेबल होगा, सर ये बेसिक टर्म क्या है, ये कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन क्या है, कहीं पे भी कोई डाउट, एटलीस्ट डेबिट क्रेडिट का रूल यूज करते आ जाएगा सभी को, और बेसिक टर्म्स पता है, दैट्स इट। आ जाओ, चलो आगे बढ़ते बेटा। लास्ट लेक्चर में हमने कौन सी मेथड सॉल्व किया था? जो बच्चे है कि नहीं ऑनलाइन देख रहे हैं, उनका चैट मेरे फोन में भी है, तो आप डायरेक्टली अब में से फोन में भी चैट कर सकते हो, मतलब सेम चीज इधर स्क्रीन मिरर करके रखा है बेटा हमने, है ना। आ जाओ यार, आ जाओ, ठीक है, डन। सो गाइस ध्यान देना सभी ने, डिप्रिसिएशन टॉपिक हमने स्टार्ट कर दिया था, मुन्ना प्लीज ध्यान देना। डिप्रिसिएशन टॉपिक के अंदर में हमने सबसे पहले मीनिंग देखा था डिप्रिसिएशन का। रिडक्शन इन, सबने फटाफट से बोलना है, डिप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन बुक वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएबल एसेट। रिडक्शन क्यों हो रहा है और किसका हो रहा है ना, किसका हो रहा है? बुक वैल्यू का। क्यों हो रहा है? मे बी बिकॉज ऑफ इट्स यूज, वेयर एंड टेयर, पैसेज ऑफ टाइम, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। या फिर आई कैन से डिप्रिसिएशन इज द प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ, किसका एलोकेशन, किसको बांटना है? असेट की कॉस्ट को। कहां पे बांटना है? ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, यस और नो। इस प्रोसेस को भी हम लोग प्यार से डिप्रिसिएशन कहते हैं कंपनी एक्ट के हिसाब से। उसके बाद हमने ये देखा था डिप्रिसिएशन का नेचर एक्सपेंस है, बेसिकली कैसा? नॉन कैश एक्सपेंस है। इसकी वजह से कैश का आउटफ्लो नहीं हो रहा है, ना आज ना फ्यूचर में, ना आज ना फ्यूचर में। और यही एक इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, इसकी वजह से हमारे कैश बॉक्स में एक्स्ट्रा कैश दिखती है एज कंपेयर टू प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और उस एक्स्ट्रा कैश का अचार डालना है? नो, उस एक्स्ट्रा कैश से हम लोग असेट रिप्लेस करेंगे एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर असेट, यस और नो। उसके बाद हमने देखा था कि कौन सी एसेट पे डिप्रिसिएशन चार्ज होता है? वो असेट जो ये चारों कंडीशन फुलफिल करेगी। यस बेटा है, गुड मॉर्निंग ऑल। जो असेट ये चारों कंडीशन फुलफिल करेगी, उसी असेट पे हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। कौन सी चार कंडीशन थी? यूजफुल लाइफ लिमिटेड होना चाहिए, यूजफुल लाइफ मोर देन 1 ईयर होना चाहिए, बिजनेस पर्पस के लिए यूज होना चाहिए, और उसकी ओनरशिप हमारे पास होनी चाहिए। ओनरशिप ऑल्सो इंक्लूड डीम्ड ओनरशिप, राइट, लीज होल्ड प्रॉपर्टी। उसके बाद हमने देखा था बुक वैल्यू यानी क्या? कॉस्ट माइनस, बोलो, कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन टिल डेट, है ना। जिस दिन का बुक वैल्यू निकालना है उस दिन तक का डिप्रिसिएशन अगर आपने कॉस्ट में से माइनस कर दिया तो हम लोग बोलेंगे कि इज इक्वल टू बुक वैल्यू। ये क्यों निकालते हैं बुक वैल्यू? असेट सेल करते हैं तो उस पर जो प्रॉफिट लॉस हो रहा है, वो प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को बुक वैल्यू चाहिए। किस दिन का? जिस दिन असेट सेल किया उस दिन का, राइट। चलो आज आगे लिखो बेटा। और हमने अकाउंटिंग मेथड देखी थी दो, एक था चार्ज टू असेट, दूसरा था मेक अ प्रोविजन। चार्ज टू असेट में असेट कैसी दिखेगी, है ना, बैलेंस शीट के असेट साइड में नेट वैल्यू पे, और मेक अ प्रोविजन में असेट कैसी दिखेगी? एट ग्रॉस वैल्यू। और दोनों केस में असेट खरीदने से लेके बेचने तक की हमने एंट्रीज लेजर पोस्टिंग करके देखा था। सिंपल एक एग्जांपल। चलो आज लिखो आगे। एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा हुआ एक थ्योरी क्वेश्चन है ना, ऑब्जेक्टिव्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोवाइडिंग डिप्रिसिएशन। लिखो बेटा सब लोग, ऑब्जेक्टिव्स फॉर प्रोवाइडिंग डिप्रिसिएशन, नीड, ऑब्जेक्टिव, वजह, रीजन, जो कहना है कह लो। लिखो ऑब्जेक्टिव्स फॉर प्रोवाइडिंग डिप्रिसिएशन, लिखना है बेटा सब। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोवाइडिंग डिप्रिसिएशन, डन, वेरी गुड, डन। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आ जाओ फटाफट से लिखना है बेटा। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, टू नो द करेक्ट इनकम। पहला ऑब्जेक्टिव
टू नो द करेक्ट इनकम। सर करेक्ट इनकम का और डिप्रिसिएशन का क्या संबंध है? मुन्ना बच्चे से ध्यान देना सब लोग, हाँ प्लीज ध्यान देना। क्या क्या कनेक्शन है दोनों का? कोई एनीबॉडी? मुझे एक बात बताओ, करेक्ट इनकम पता करने के लिए सेल में से सारे एक्सपेंस माइनस करने हैं, ऑल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। जब तक मैं सारे एक्सपेंस माइनस नहीं करूंगा तब तक करेक्ट इनकम आएगी क्या? और उन सारे एक्सपेंस में वन ऑफ द खर्चा, वन ऑफ द एक्सपेंस डिप्रिसिएशन है कि नहीं? तो जब तक डिप्रिसिएशन माइनस नहीं होगा तब तक सारे एक्सपेंस माइनस हो गए क्या? और जब तक सारे एक्सपेंस माइनस नहीं होंगे तब तक करेक्ट इनकम पता चलेगी क्या? इसीलिए सबसे पहला वजह टू नो द करेक्ट इनकम है ना, यस और नो लिख लो, बस इतना ही लिखना, टू नो द करेक्ट इनकम। बाकी डिटेल में जो मैंने बोला वो नोट्स में रहेगा। ये जो आपकी नोट्स बन रही है पेपर के एक रात पहले भी आप फटाफट पढ़ोगे तो आपका पूरा सब्जेक्ट रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा वाला लिखो बेटा, टू नो करेक्ट फिनेंशियल पोजीशन। To know the correct financial position. To know the correct financial position. Financial position यानी क्या? आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, कार है, वो अमिताभ का डायलॉग, वो फाइनेंशियल पोजीशन ही तो बताते रहता है अपनी वो जंजीर पिक्चर में, कई बहुत पुरानी पिक्चर है ना। सो आपके पास कितनी एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज है, मतलब आप आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बता रहे हो कि भैया आज मेरे पास 6 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, 3 करोड़ का लोन है, 3 करोड़ का कैपिटल है, 6 करोड़ माइनस 3 करोड़ बचा हुआ कैपिटल है 3 करोड़ का। ये क्या है? मेरी फाइनेंशियल पोजीशन। कैसे समझ में आती है? बैलेंस शीट से। कैसे समझ में आती है? बैलेंस शीट से, यस और नो। सो मुझे एक बात बताओ, मेरे पास कितनी असेट है? उन सारी असेट में एक असेट डिप्रिसिएबल असेट भी रहेगी, और वो डिप्रिसिएबल असेट का जब तक ट्रू वैल्यू नहीं आएगा तब तक आपकी ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगी क्या? और डिप्रिसिएबल असेट का ट्रू वैल्यू कब आता है? कॉस्ट बेस से डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद। तो जब तक डिप्रिसिएशन ही माइनस नहीं करोगे तब तक आपको असेट की करेक्ट पिक्चर, ट्रू पिक्चर समझ में आएगी क्या? पता चला आपके पास एक प्लांट एंड मशीनरी लिया हुआ है 10 साल पहले 10 लाख रुपए का, आज भी बुक्स में 10 लाख का दिख रहा है, क्या फायदा? क्या उसकी वैल्यू आज 10 लाख है क्या? 10 साल से यूज कर रहे हो, आज हार्डली 50-60 हजार लाख रुपए बचे होंगे, फिर भी आप बैलेंस शीट में कितना दिखा रहे हो? 10 लाख। प्लांट एंड मशीनरी परचेस किया 10 इयर्स बिफोर, आज भी 10 लाख का दिख रहा है, डिप्रिसिएशन माइनस ही नहीं किया। बोलो जबरदस्ती आप आपकी एसेट को बड़ा चढ़ा के दिखा रहे हो क्या? यस और नो? है क्या उसकी वैल्यू आज 10 लाख? प्लांट एंड मशीनरी 10 साल से यूज कर रहे हो, डिप्रिसिएशन माइनस करना था, नहीं किया। तो अब बताओ विदाउट डिप्रिसिएशन माइनस किए आपको जो पिक्चर दिख रही है फाइनेंशियल पोजीशन की, करेक्ट है? इसीलिए करेक्ट अगर फाइनेंशियल पोजीशन जानना है तो डिप्रिसिएशन माइनस करना होगा, क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन में क्या आती है? इंपॉर्टेंट आइटम असेट, और असेट के अंदर से जब तक डिप्रिसिएबल असेट है, जब तक डिप्रिसिएशन माइनस नहीं होगा तब तक उसकी करेक्ट पिक्चर समझ में आएगी क्या? इसीलिए दूसरा पॉइंट लिख करके दिया, टू नो द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन। तीसरा लिखो, टू नो द करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। टू नो द करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। टू नो द करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या चीज है रे बेटा? मुन्ना देखो ध्यान देना, आप लोग जानते हो बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर में जो भी मैन्युफैक्चरिंग होता है वो मशीनों के थ्रू होता है, वो मशीनों की वैल्यू करोड़ों रुपए में होती है, 50 करोड़ 60 करोड़ 100 200 करोड़ 500 करोड़, यस और नो? पूरा फैक्ट्री के अंदर में मेजर क्या है? मशीनरी है ना। तो मुझे एक बात बताओ, जब भी कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है तो प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल लगा 50 रुपए का, तो हम लोग क्या ऐसा सोचते हैं क्या कि 50 रुपए उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है? क्यों? वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते 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 मशीन जो घिस रही है, मशीन की वैल्यू कम हो रही है, मशीन डिप्रिसिएट हो रही है, वो आपकी कॉस्ट नहीं है क्या? इसीलिए जब भी आप कार किराए से लेते हो तो भले ही जिससे आपने कार किराए से लिया, रेंट पे लिया, उस कार का माइलेज 10 रुपीज पर किलोमीटर होगा, लेकिन आपको कितना चार्ज करता है? 15 रुपए पर किलोमीटर। ऊपर का क्या है? डिप्रिसिएशन है, उसका प्रॉफिट मार्जिन है। वो बोलेगा ना भैया सिर्फ क्या डीजल का पैसे दे रहे हो? दोस्त की गाड़ी है तो हम लोग सिर्फ पेट्रोल या डीजल डाल के लेके चले जाते हैं, जितना किलोमीटर चला उतना दे देते, डीजल उसको पेट्रोल डाल देते और वापस कर देते। लेकिन जब आप कार किराए से लेते हो
तो सिर्फ डीजल डाल के चला लोगे तो काम हो जाएगा क्या? वो बोलेगा भैया 10 रुपए पर किलोमीटर मेरा डीजल का कॉस्ट है, 2 रुपए पर किलोमीटर मेरी कार की घिसाई हो रही है, डिप्रिसिएट हो रही है, 12 रुपए, 3 रुपए तो मेरे को फायदा दो, तो 15 रुपए मैं आपसे लूंगा। तो मुझे एक बात बताओ, कोई भी केस में, या फिर मशीन की बात करो, अगर ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए मटेरियल लगा, यस और नो? शिट, मटेरियल गया। ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या लगा? मटेरियल लगा। मटेरियल अपने आप आ गया तो ऐसा भग से प्रोडक्ट बन जाता है क्या? नो, उस पे लेबर लगता है काम करने के लिए। सो मटेरियल आ गया, उस पे लेबर काम कर रहा है तो लेबर लगा, मटेरियल भी लगा और लेबर चार्जेस भी लगे। अच्छा, मटेरियल और लेबर से प्रोडक्ट बन जाता है, मशीनरी भी लगती है? अच्छा, मशीन जो लगी, मशीन की पूरी कॉस्ट इस प्रोडक्ट पे आती है, थोड़ी थोड़ी आती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिप्रिसिएशन। सो इसके लिए मटेरियल लगा, लेबर लगा, और ये जिस फैक्ट्री में जिस मशीन में बना होगा उस मशीन की घिसाई लगी, इलेक्ट्रिसिटी लगी, यस और नो? सो इसके लिए कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस लगते हैं, कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लगते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में एक कौन सा एक्सपेंस है? डिप्रिसिएशन। जब तक वो भी खर्चा डिप्रिसिएशन का इसमें जोड़ेंगे नहीं, तब तक इसकी करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन समझ में आएगी क्या? यस और नो? सो टू नो और टू असर्टेन द करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको डिप्रिसिएशन लगाना ही पड़ेगा। हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा? डिप्रिसिएशन क्यों लगाते हैं? ऑब्जेक्टिव, वजह, रीजन, यस और नो, नीड। क्लियर है? सो टू नो द करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब तक आप डिप्रिसिएशन नाम की कॉस्ट कंसीडर नहीं करते, तब तक आपका करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, करेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स और करेक्ट कॉस्ट ऑफ सप्लाइंग सर्विसेज नहीं समझ में आता। आपको क्या लगता है यहां पे आपने जो फीस पे किया उस फीस के अंदर में सिर्फ टीचिंग का पैसा है? नो, सारा पैसा है, टीचिंग का है, एडमिन का है, सबकी सैलरी जा रही है, प्रोजेक्टर है, टीवी का डिप्रिसिएशन है, बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन है, अगर खुद की होगी तो भाड़े की होगी तो रेंट है। सारे कॉस्ट कहीं ना कहीं जोड़े जाते हैं, उसके बाद में प्राइस निकालते कि ऐसे मन से बता देता है, कबूतर आ गया बोल दे भाई इससे फाउंडेशन की फीस इतनी, सीएस की इतनी। नो, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब कॉस्ट ऑफ सप्लाइंग सर्विस निकालते, उसके ऊपर थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते और उसके बाद में सेल प्राइस आता। यस और नो? तो जब भी हम लोग कॉस्ट कंसीडर करेंगे तो सारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट कंसीडर करना है, सारी। और वो सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट में एक इनडायरेक्ट कॉस्ट मेजर इंपॉर्टेंट कॉस्ट कौन सी है? डिप्रिसिएशन। अगर आप सिर्फ ये देखोगे इसको बनाने के लिए मटेरियल लगा 50 रुपए का, आपने मशीन का कॉस्ट ही कंसीडर नहीं किया तो गलत हो जाएगा ना, आप गलत रहोगे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप लॉस में चले जाओगे, फिर आपको समझेगा अरे यार मेरा तो धंधा बंद होने के कगार पे आ गया, मैंने आज तक डिप्रिसिएशन नाम की कॉस्ट सारी कॉस्ट में जोड़ी नहीं, और आपका सेल प्राइस कम हो गया और आपको पता भी नहीं, आप जाने अनजाने में लॉस में बेच रहे हो प्रोडक्ट। यस और नो? उसके बाद लिखो बेटा, प्लीज ध्यान देना। जी हाँ बेटा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट, फॉर replacement of asset at the end of its useful life, for replacement of asset at the end of its useful life। रिप्लेसमेंट में क्या मदद कर रहा है डिप्रिसिएशन? बताओ तो जरा। आप सभी लोग जानते हो डिप्रिसिएशन ये नॉन कैश एक्सपेंस है, यानी इसकी वजह से आपकी कैश कम हो रही है क्या? नो। लेकिन इसकी वजह से आपका प्रॉफिट कम होता है क्या? यस। प्रॉफिट तो कम हो गया लेकिन कैश कम नहीं हुई, मतलब आपके प्रॉफिट के कंपैरिजन में कैश हमेशा कैश बॉक्स में ज्यादा दिख रही है। तो वो जो ज्यादा की कैश है हम लोग हर बार क्या करते हैं? साइड में निकालते हैं, और जब असेट की यूजफुल लाइफ खत्म हो जाती है तो उस समय जो एक्स्ट्रा की कैश थी हर साल की डिप्रिसिएशन की उतनी, उस कैश से हम लोग नई असेट लेके आ जाते। रिप्लेसमेंट के लिए आपको क्या हुआ? फंड साइड में निकाल करके दे दिया, किसने? डिप्रिसिएशन। इसकी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं? डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, है ना। ये लास्ट वाला पॉइंट एक बार देखना, ये एक असेट हमने बाय किया 10 लाख रुपीस का, 5 साल यूजफुल है, 1 2 3 4 5 4 3 2 1, है ना। 10 लाख का असेट था, ये उसकी कॉस्ट है। हर साल डिप्रिसिएशन 2 लाख, हर साल 2 लाख 2 लाख 2 लाख और 2 लाख। यस और नो? ये डिप्रिसिएशन हो गया 2 लाख, यानी हर साल आपका प्रॉफिट कम हो गया और आपके कैश बॉक्स में कैश ज्यादा दिख रही है। कितने से? 2 लाख से। प्रॉफिट कम दिख रहा है, कैश ज्यादा दिख रही है। इस साल भी 2 लाख, इस साल भी 2 लाख 2 लाख। सो एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ आपका कैश बॉक्स में कितना एक्स्ट्रा कैश दिखेगा?
कैश बॉक्स में कितना एक्स्ट्रा कैश दिखेगा, एक्स्ट्रा कैश 10 लाख रुपए, और इससे आप क्या करोगे, फिर से नई एसेट बाय कर लोगे, न्यू एसेट आप बाय करोगे बेटा, यस और नो, ऐसे ही कुछ होने वाला। सो फॉर द पर्पज ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ द असेट्स वी नीड फंड्स एंड डिप्रिसिएट हेल्प अस टू सेट अपार्ट अ फंड फ्रॉम द प्रॉफिट which will help us at the end of its useful life to buy a new asset, yes or no, है ना। तेरी एग्जाम में कोई ऐसा डायग्राम वगैरह नहीं बना है तो भी चलेगा, सिंपल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबने लिख लिया बेटा, चल लिख लेना, FAQ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट पूछ लेती है, इसके ऊपर ट्रू और फॉल्स भी आ जाता है काफी बार, यस और नो। चलो भैया लिख लिया सभी ने, आ जाओ अब अच्छे से ध्यान देना। मुन्ना देखो तो लास्ट लेक्चर में हमने दो मेथड देख लिया था, दोनों मेथड से हमने अकाउंटिंग एंट्री कर ली थी क्या मुन्ना, सब लोग अच्छे से ध्यान देने, काम की चीज स्टार्ट करो। दोनों मेथड में अकाउंटिंग एंट्री कर ली थी, क्या था बेटा एंट्री बताना जरा। चार्ज टू असेट में एंट्री था डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट, और मेक अ प्रोविजन में था डिप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। दोनों केस में डिप्रिसिएशन क्या हो रहा था, डेबिट, लेकिन कितने से डेबिट होगा भैया, अमाउंट तो बताओ। सारा खेल एंट्री करने के लिए क्या चाहिए, अमाउंट, मनी और मनीज वर्थ, अमाउंट है आपके पास। सो अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन। एक एक स्टेप समझ में आ रहे हम लोग कैसे आगे जा रहे, पहले डिप्रिसिएशन का मतलब समझा, वजह समझी, क्यों कर रहे, मेथड्स कौन कौन सी है, एंट्री कैसे होगी, नेचर क्या है, कौन सी एसेट पे चार्ज करते, कौन सी एसेट पे चार्ज नहीं करते, अकाउंटिंग के मेथड कौन सी है, और अब अकाउंटिंग करने के लिए आपको चाहिए अमाउंट। अमाउंट कैसे निकालना है, अब लिखो, हाउ टू कैलकुलेट, लिखो, लिख मुन्ना, हाउ टू कैलकुलेट the amount of depreciation, how to calculate the amount of depreciation, लिखना है सभी ने, how to calculate the amount of depreciation, ठीक है। now there are various methods for calculating the amount of depreciation। सर हमने कौन सी यूज करना है, सब बताऊंगा, पहले मेथड समझ लो। इनकम टैक्स एक्ट कहता है WDV नाम की मेथड यूज करो, क्या होती है मेथड बता दो। चल सबसे पहली मेथड, पहले आपको मेथड बता दूं कौन कौन सी है, लिखो, स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट STRAIGHT, हाँ स्ट्रेट STRAIGHT, स्ट्रेट लाइन मेथड, प्यार से शॉर्ट फॉर्म SLM। दूसरी मेथड है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, प्यार से बोलते हैं WDV। तीसरी मेथड है सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, प्यार से बोलेंगे SYD, सम ऑफ ईयर्स डिजिट। देखते हैं हर एक मेथड क्या है, क्यों है, कैसे है, नाम लिखा रहा हूं सब, है ना, अभी तक मैंने पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया, सिर्फ नाम लिखवा रहा हूं। उसके बाद अगली मेथड है प्रोडक्शन यूनिट मेथड, प्रोडक्शन यूनिट मेथड, मशीन आवर मेथड, डिप्लेशन मेथड, सिंकिंग फंड मेथड। ये आपके सिलेबस में नहीं है बट थोड़ा सा बता दूंगा इसके बारे में, फिर भी अरे चल रहे, हाँ सिंकिंग फंड मेथड, SINKING, सिंकिंग, सिंकिंग फंड मेथड, एन्यूटी मेथड,
ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, अब अमाउंट निकालना है तो ये एज सच कोई मेथड नहीं है, कंजर्वेटिज्म के चलते है, बट लिखवा देता हूं, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स एंड, यस मालिक, थैंक यू भाई, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, provision for repairs and renewals, right, done, लिखा सभी ने, ओके। चलो यार, ये बहुत सारी मेथड है, इनके एक से भी ज्यादा नाम है, हर एक मेथड के समय उसके क्या क्या नाम है वो सारे नाम भी बता दूंगा, क्यों वो नाम है वो भी बता दूंगा, है ना, फॉर्मूला क्या है, मेथड क्या है, टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है, सब बताता हूँ। ये मेथड के नाम लिख लिए सभी ने, आ जाओ स्टार्ट करते। सिंकिंग फंड एन्युटी आपके सिलेबस में नहीं है ना, बट फिर भी उसके बारे में थोड़ी बहुत बताने की मेरी इच्छा है। रीजन, आपको आगे वो सारी मेथड्स हैं, इंटर में आपको है, डिप्रिसिएशन के लिए नहीं, सिंकिंग फंड ये आपको लाइफ टाइम काम आएगा, इंटर फाइनल में भी काम आएगा, सो बताना मेरा परम धर्म है, बता देता हूँ, है ना। पहले आपके सिलेबस में था बट बाद में निकल गया, क्यों निकाला नहीं मालूम, बट पहले सिलेबस में था सिंकिंग फंड एन्युटी, बट उसके बारे में थोड़ी सी झलक देख लेंगे हम लोग। और जो सिलेबस में नहीं है डोंट वरी, मैं वहां पे लिखवा के दे दूंगा एक्स्ट्रा, क्या लिखवाऊंगा, एक्स्ट्रा, है ना, जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ नॉलेज, ठीक है। आ जाओ, अब अच्छा को आप सीए कोर्स कर रहे हो तो आपके पास नॉलेज सब होना चाहिए, किसी ने पूछ लिया आपके छोटे भाई बहन ने, है ना, कोई कोर्स कर रहा है सीबीएसई वगैरह का, कोई कर रहा है 11th 12th कॉमर्स, तो उसके सामने आपकी इज्जत है ना कि यार भैया दीदी सीए कर रहा है, इसको सब मालूम होगा, तो है ना, वो पूछ सकता है आपको कि भैया यार सिंकिंग फंड मेथड है हमको सीबीएसई में, तो आप उसको बोल सकते हैं, चाहिए 5 मिनट तक का आप प्रवचन दे सकते हो उसके ऊपर, इतना नॉलेज आपको आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, कभी अगर लाइफ में मौका मिले ना सामने जाकर के अगर बोलना है, तो प्लीज मेरी आप सबसे विनती है, रिक्वेस्ट है, आप जरूर वो माइक का जो एक वो ये स्टेज का जो कैप्चर करने का मौका मिलेगा वो छोड़ना मत, है ना। हम लोग यहाँ पे काफी बार मेरे दिमाग में आता है कि इधर भी करूँ, लेकिन होता कैसे, अपना टाइमिंग इधर मेरा पूरा हॉचपॉच एकदम पूरा फुल पैक रहता है ना, तो कभी कभार हम लोग समय निकाल करके वो भी यहाँ पे करेंगे, आपको 1-2 मिनट के लिए माइक दिया जाएगा हाथ में, बोलना, क्यों मालूम है क्या, क्योंकि आगे जाके सीए बनने के बाद आपको किसके साथ डील करना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ, आपको किसके साथ डील करना है बेटा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ, मैनेजर्स के साथ, सीएफओ के साथ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के साथ, हो सकता है आपको कोई चीज 4 लोगों को समझाना है, कोई फर्म के 4 पार्टनर है, चारों को कुछ समझाना है, और फर्स्ट टाइम जब आप उनके सामने जाओगे बोलने के लिए 4 लोगों के सामने, तो वहां पे आपकी हालत खराब नहीं होनी चाहिए, स्टेज डेयरिंग होना जरूरी है। तो एक बार तो भी हर एक बच्चे ने पूरी बैच में एटलीस्ट एक बार सामने आना है। अरे कुछ भी सर, आज मैं ना डिप्रिसिएशन के सारे फॉर्मूला रिवाइज करवाऊंगा 5 मिनट में, आकर के अपने को बोलना है, और जब आप सामने आते हो तो सबकी तरफ ऐसे प्यार से देख करके बात करना है, नीचे या ऊपर देख करके बात नहीं करना, सबकी तरफ देख करके बात करना है। ये एक बार मौका मिल गया तो आपका कॉन्फिडेंस एकदम हिमालय की चोटी पे पहुंच जाएगा, फिर आपको लगेगा भाई अब मैं इस दुनिया में कुछ भी कर सकता हूँ, यस और नो। अभी के बच्चों को मालूम है कि छोटे छोटे बच्चों को पब्लिक स्पीकिंग के कोर्स सिखाए जाते हैं, यस और नो, क्योंकि उसकी वैल्यू है, लोग पागल नहीं है कि अपना 5 साल का बच्चा है और उसको पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स सिखा रहे हैं, है ना, वैल्यू है। आगे आप जीएमसीएस के लिए इसके लिए पैसे दोगे 25-26 हज़ार रुपए, है ना, कि कैसे बोलना है कैसे चलना है, तो आप अभी से अगर उसमें प्रिपेयर्ड रहोगे, इसके फायदे क्या बता देता हूँ। जीएमसीएस में आपका एक अलग ही वर्ट रहेगा, क्योंकि सारे कवले कवले बच्चे वहां पे जाएंगे जो कभी स्टेज पे गए नहीं है, और उसके अंदर में जीएमसीएस की बैचेस रहती है, इंस्टीट्यूट का प्रोग्राम है, सेंटर से पुणे में बहुत सारे, तो आपको पता भी नहीं है कि कौन लड़का कौन लड़की उसमें आने वाला है। सोचो सब फाइनल वाले, सब एकदम शार्प माइंड एक साथ एक जगह पे आ रहे हैं, 30-30 लोग, 30-30 लोगों की बैचेस रहती है, एकदम क्रीम क्राउड रहता है, सब एकदम मस्त एकदम तैयार शहर होके आते हैं एकदम। और उसके अंदर में अगर आपके पास अगर कोई एक चीज जो वो सीखने वाले वो चीज अगर आपके पास पहले से है, तो वहां पे आपका एकदम वो वट ही अलग रहेगा।
मतलब फिर आप वहां पे कैप्टन बन जाओगे। है रहता है, टीम लीडर रहते हैं वहाँ, 30 लोग है तो 6-6 लोगों की 5 टीम या 10-10 की 3 टीम, और उस टीम का एक टीम लीडर रहता है। तो डेफिनेटली, और आपके पास वहां पे एक बार टीम लीडर आप बन गए, आपको आदत हो जाएगी आगे रहने की। आपको क्या हो जाएगी? आदत। फिर आप प्रैक्टिस में भी कभी अपने आप को पीछे नहीं देख पाओगे। कोई फैमिली फंक्शन है वहां पे भी आप अपने आप को पीछे नहीं देख पाओगे। रियल लाइफ में आप हर बार आगे रहोगे, पर वही कुछ कुछ लोगों की जिंदगी पीछे रहने में चुपचाप में निकल जाती है। नहीं नहीं मेरे को डर लगता, नहीं नहीं मेरे को डर, इसमें 60 साल निकल जाते हैं और आखिर में सोचता है यार डर डर के लाइफ जिया पूरी। तो वो मत होने दो। और आगे रहने का फायदा बता देता हूं। अगर कोई पीछे रहने वाला बच्चा जो हर बार शाय नेचर का है, जो डरते रहता है, वो अगर लाइफ में 50,000 रुपए महीना कमा रहा है, सेम डिग्री वाला हर बार फ्रंट फुट पे रहने वाला लड़का है ना, कम से कम 5-10 लाख रुपए महीना कमाता है। फैक्ट है। अभी नहीं समझेगा, आपको आगे समझेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ वो समझे, तब आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए। आप उस समय ऐसा सोचना चाहिए कि हाँ यार अच्छा हो गया मैं पहले चला गया। यस और नो। तो हर बार आगे रहो, कोई भी चीज में। गलत हो गया फांसी की सजा थोड़ी है ना, आगे रहना है। माइक अगर कभी मिलता है तो उसको मौका छोड़ना नहीं है, माइक पे आके कुछ भी बोलना, बात करना सबसे। चलो यार मैं आज आप लोगों को एक टॉपिक रिवाइज करवा देता हूँ। चलो बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स रिवाइज करवा देता हूँ 2 मिनट का। आपको अच्छा लगेगा जब आप माइक से बाहर वापस जाके जगह पे बैठोगे ना, तो ऐसा देखा कैसा बोला, है ना, तो मजा आएगा। जीएमसीएस के अंदर में इसका सबसे ज्यादा फायदा, और मैंने जीएमसीएस में सबसे ज्यादा कपल बनते हुए देखे हैं, मतलब शादी हो जाती है उनकी बाद में। अब फाइनल में लड़का लड़की फाइनल में फाइनल की एग्जाम दे दी, फाइनल की एग्जाम के बाद जीएमसीएस में आते हैं, तो वहां पे फिर क्या फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग मैच हो गई, घर वालों को उतना टेंशन कम लड़का है लड़की देखने का, है ना। मैंने देखे है, मेरे 2 दोस्तों की शादी वहीं से फाइनल हो करके, है ना, जीएमसीएस में मिले। 30 दिन का 28-30 दिन का प्रोग्राम रहता है पूरा, है ना। तो वहां पे आपका वर्ट एकदम जोरदार रहना चाहिए। वहां पे आपको याद आना चाहिए यार एक मास्टर था, उसने बोला था अपने को जीएमसीएस में ऐसा ऐसा होता है। क्योंकि वहां पे आप जाओगे एकदम गरीब गाय बन के तो मजा नहीं आएगा। ऐसा तेज तलवार होना चाहिए, 2 धारी, सामने वाला है कि कट जाना चाहिए, है ना। ऐसा शार्प बच्चा होना चाहिए, है ना। कुछ लोग क्या बोलते हैं इसको, चतरा। चतरा गलत वर्ड है, शार्प होना चाहिए, शार्प, है ना। मतलब कभी अपन बेवकूफ नहीं बनना चाहिए, है ना। 4 लोगों के बीच में कभी गए तो अपना एक अलग ऑरा होना चाहिए। अपन ग्रुप में कभी जाते तो 4 लोगों के चेहरे पे स्माइल आनी चाहिए। अगर अपन ने बोलना शुरू किया तो बचे हुए 3 लोगों ने चुप हो जाना चाहिए। कभी कभी ग्रुप में ऐसा लड़का होता है ना जो बोलता है, कोई उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता है, रोज ही बड़बड़ करता है, उसकी कोई सुनता भी नहीं है, उसकी कोई सुनता भी नहीं है। तो वैसा अगर आपके साथ हो रहा है तो आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। जब आप बोलना शुरू करो तो बचे हुए 2-3 लोगों ने चुप हो जाना चाहिए। वो कब होगा, जब भी आपके मुंह से कोई चीज निकले तो काम की चीज निकले। आप अगर व्यर्थ की बड़बड़ करोगे तो सामने वाले को आदत हो जाएगी, अरे यार ये कुछ भी बोलता है, कुछ काम का नहीं रहता है, ऐसे टाइम पास करते रहता है, तो आपकी कोई बात सुनेगा नहीं। उससे कॉन्फिडेंस डाउन होता है, आपका भी, आपके आसपास वालों का भी, घर वालों का भी। फिर हर बार आप ऐसे रहना शुरू कर देते हो, फिर आपके घर वाले भी बोलते हैं नहीं नहीं यार अभी ऐसी ही है। मतलब तुम सोच रहे हो कितना गंदा, और परिणाम इसका इम्पैक्ट कितना खतरनाक हो सकता है। सो जब भी मुंह से निकालो तो कुछ कंटेंट निकालो, कुछ अच्छा निकालो। 4 लोगों में अगर कुछ बोलते हो तो बचे 3 लोग सुनना चाहिए आपकी बात। और अगर कोई सुन नहीं रहा है तो ग्रुप चेंज कर दो, अगर कोई सुन नहीं रहा है तो ग्रुप चेंज कर दो। हाँ गलत लगेगा बट ऑप्शन यही है। मुंह से जब भी बोल, क्योंकि आपके आगे आपको बोलने का पैसा मिलने वाला है। आप कोई सामान बेचने वाले हो क्या, सोप शैम्पू? नो, आपको कंसल्टेंसी का पैसा मिलेगा ना, आगे बोलने का पैसा मिलेगा। तो अच्छा अच्छा बोलो, अच्छा बोलो, जब भी मुंह से बोलो कंटेंट निकलना चाहिए। तुम जब बोलो तो सामने वाला सुनना चाहिए, भाई ये जब भी बोलता है ना कुछ तो भारी का बोलता है ना। कम बोलो पर कंटेंट वाला बोलो, यस और नो। सो जीएमसीएस में आपको आज का दिन याद आना चाहिए, और जब भी मौका मिले इस बैच में, है ना, या फिर आपने क्या करना है, जैसे आज सैटरडे है, नेक्स्ट सैटरडे को कोई तो एक बच्चा, मैं आप में से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 2 मिनट के लिए, हाँ कितने मिनट के लिए, 2 मिनट 120 सेकेंड, कोई तो एक टॉपिक प्रिपेयर करके आना, या कुछ भी चीज सोच के आना, या अपने बारे में सोच के आना कि आप कौन हो, कहाँ रहते हो, आपकी लाइफ की जर्नी 2 से 3 मिनट में। सर अगर 5 मिनट बोला तो चलेगा। मैं सैटरडे को, नेक्स्ट सैटरडे को या फ्राइडे को रखते, सैटरडे को नहीं रखते, सैटरडे को रखते, फ्राइडे को, है ना, नेक्स्ट फ्राइडे कमिंग। कोई भी प्रिपेयर करके आना, आने के बाद में पूछूंगा फ्राइडे को, हाथ खड़ा करना, 10:55 को यहाँ पे आ जाऊंगा, पहले 4-5 मिनट, बराबर है क्या। मतलब आपके मेमोरेबल डेज रहेंगे लाइफ के, कि यार मजा आ गया, है ना। तो आपने हाथ खड़ा करना, कोई भी एक बच्चा सिलेक्ट करेंगे, है ना, समय रहा तो 2 बच्चे को सिलेक्ट कर लेंगे। तो पूरी बैच में हर एक बच्चे ने एक बार माइक हाथ में ले लिया तो आपका पैसा वसूल है। फिर आपकी पढ़ाई फ्री हो गई, फिर आप जो पढ़ रहे हो वो फ्री हो गया, आपको स्टेज पे आने का मौका मिल गया, पैसा वसूल है। कुछ भी
करंट अफेयर्स पे भी आपको बोलना है वो बोल लो। सर मैं एक टॉपिक का मैं पढ़ के आया हूं, मैं वो बच्चों को अलग तरीके से बताना चाहता हूँ, वो बोल लो, है ना। 2-3 मिनट में अपने बारे में कुछ बोलना है वो बोल लो, या कोई किस्सा सुनाना है कि आपके लाइफ का एक बहुत ही लर्निंग अच्छा लेसन, जिस जिस किस्से ने आपको एक अच्छा लेसन दिया लाइफ का, वो सुनाना है वो सुनाओ। बट कुछ तो भी बोलना है आने वाले फ्राइडे को, है ना। हर फ्राइडे को ऐसा करेंगे, कोशिश करेंगे कि पूरी बैच एक बार तो भी सामने माइक पे आके वापस चली जाए। तो मैं ऐसा समझूंगा कि मेरी तरफ से आपको कोई तो एक अच्छा गुण मिला, कोई तो एक अच्छी चीज आप सीख के जा रहे हो, है ना, ताकि जीएमसीएस के अंदर में आपको नीचे ना देखना पड़े। जीएमसीएस में जो मेरा बच्चा रहेगा ऐसा सीना तान के खड़ा रहेगा कि 25 लोगों के सामने बोलने का भी मौका मिला। किसी ने वहां पे ना जीएमसीएस में टांग खींचते एक दूसरे की, बच्चे लोग क्या करते मालूम है क्या, दूसरे को, ए चल चल जी इसका बर्थडे सर ये गाना गाएगा, तो वहां पे तुमको सामने धकेला जाएगा, और उसको क्या मालूम कि मैं ऑलरेडी प्रिपेयर हूँ ब्रो उस चीज के लिए, है ना। तो गाना गाने का बोला, आ जाओ, एक नहीं 2 गाने गाने गाऊंगा, 2 गाना गाऊँ बोलना आपके लिए, एक गाना भी गा लूंगा, शायरी भी सुना दूंगा, है ना। और सामने जाकर के तब लोग हक्का चक्का रह जाएंगे आपकी तरफ देख के कि भाई यार ये तो एकदम से इसने स्टेज हिला दिया पूरा आके, यस और नो। हमें ये चीज बताने के लिए कोई था नहीं, लेकिन हम इतने खतरनाक थे ना, हमारा ग्रुप जो था, अब बोल दिया सामने जाना है तो फिर हम लोग चले जाते थे। हाँ वो बात अलग है, कुछ भी करो तालियां बजनी थी। दोस्त लोग हमारे थे ना 5-6 लोग जीएमसीएस के अंदर में, वो फिक्स था। तो बाद में समझ में आया, हाँ यार ये चीज बच्चों को पहले से पता, क्यों नहीं तो तुमको उस दिन सरप्राइज मिलेगा, अचानक सरप्राइज, आपको जाते से माइक पे जाना है, तो वहां पे तकलीफ हो जाती है। आप प्रिपेयर रहते हो तो वो चीज क्या हो जाती है, एडवेंचर। और जो चीज के लिए आप प्रिपेयर नहीं हो और फिर आपके साथ किया जाए तो आपके लिए क्या हो जाती है, रिस्क। आप ट्रेकिंग करते हो ना, आपकी अगर मर्जी के खिलाफ कोई आपको पहाड़ी पे ले जाए ऊपर बांध के तो आपको डर लगेगा, लेकिन आप आपकी मर्जी से जाते हो ऊपर तो आप उसको बोलते हो ट्रेक, एडवेंचर। तो मर्जी से अगर कोई चीज होती है, आप प्रिपेयर्ड रहते हो तो वो एडवेंचर है, अदरवाइज क्या है, डर है, यस और नो। सो एडवेंचर बनाना लाइफ को, और कोई भी सिचुएशन आ जाए खड़े हो जाना सामने। और मैं कुछ बोलते नहीं आ रहा है तो सामने जाके ये बोल देना, देखो यार गाइस फर्स्ट टाइम है, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं, थोड़ा आप सपोर्ट कर दोगे तो अच्छा रहेगा। तो उनसे थोड़ी बात हो जाएगी, और एक बार ऑडियंस से 2-5 मिनट बात हो गई, फिर लाइक फ्रेंड, फिर तुम कुछ भी बोलो, कोई टेंशन नहीं। पहले क्या करना है, जैसे कि नहीं एक जगह से दूसरी जगह डेटा ट्रांसफर करना है तो पहले क्या करना पड़ता है, कनेक्शन, वाईफाई से, ब्लूटूथ से या कॉर्ड से कनेक्शन हो गया तो फिर उसके बाद जो डेटा ट्रांसफर करना है करो। लोग क्या करते हैं, ऑडियंस के साथ कनेक्शन नहीं करते और डायरेक्ट बोलना शुरू कर देते। वो बोलो, आप जो बोल रहे हो उनके दिमाग में जाएगा क्या, कनेक्शन ही नहीं हुआ। तो इसीलिए कनेक्शन, इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं क्या आपको, मैंने ऑलरेडी आपके साथ किया हुआ है। जब फर्स्ट डे आया था, मुझे क्या जरूरत थी मेरे बारे में बताने की या स्टोरी सुनाने की, मैंने क्या किया उस दिन आपके साथ, कनेक्शन। और उसके बाद में मैं जब भी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में, डायरेक्टली आकर के मैं अगर पढ़ाना शुरू कर दूं, आप साला जूता फेंक के मारोगे। भले ही सेम चीज पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले क्या करना जरूरी है, कनेक्शन, यस और नो। आपके घर पे कोई मेहमान आते, मेहमान का छोटा बच्चा आता है, आप उसको डायरेक्टली गोद में लोगे तो रोएगा, पहले आप उसको लालच देते हो, गुल्लू 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 इकड़े बाड़ा, काय पाहिजे, हे पाहिजे, हे, फिर आप दूर से उसको कुछ देते हो, फिर धीरे से जाके उसको गोद में उठा लेते हो। तो आप भी क्या करते हो, जाने अनजाने में पहले कनेक्शन, यस और नो। तो जब भी माइक हाथ में मिले, कुछ बोलते नहीं आ रहा है तो लंबी सांस ले लेना, स्माइल दे देना एक, कि हाँ यार मेरा फर्स्ट टाइम है, मुझे बोलते नहीं आ रहा है, प्लीज हंसना मत किसी ने। तो सामने वाली पब्लिक क्या, ओ यार ये तो पहले ही झुक गया, एकदम सरेंडर कर दिया। तो जो इंसान सरेंडर कर देता उसको आप मारते हो, क्या झगड़ा हो गया बहुत भयंकर, अब आप उसको कूटने वाले हो, उसने पहले ही सरेंडर कर दिया भाई, आप अब दया आ जाएगी ना आपको उसके ऊपर, अब आप मारोगे क्या उसको, अब आप उससे बात करोगे। तो बस सेम चीज है, तो पहले कनेक्शन डेवलप करो। ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक है, कहीं पे भी अप्लाई होती है, कितना भी भयंकर झगड़ा रहने दो। समझ में आया क्या? तो वो एक चीज है, वो आपने हमेशा ध्यान रखना है। और जीएमसीएस में आप जाओगे ना, नलायक को एक ने भी नीचे नहीं झुकना है, ठीक है ना, एकदम स्टेज तोड़ फोड़ देना है। पुणे में 10-15 सेंटर है, कौन से सेंटर पे आपको मिलेगा कोई भरोसा नहीं है। हमारे समय पहले चॉइस थी, लेकिन अब क्या है, ऑनलाइन अलॉट होता है। हमारे समय चॉइस थी तो हमने 5-6 लोगों ने ग्रुप ने एक साथ ले लिया था, तो आपको चॉइस शायद नहीं रहेगी। तो कहीं पे भी आप जाओ और अनजान लोग रहते हैं, अच्छा है, नए लोग मिलते हैं, है ना, मजा आ जाता है जीएमसीएस के अंदर में। तो ये चीज ध्यान रखना। तो माइक कभी भी आए तो ऑप्शन
हाथ से मतलब ये ले लेना, ऑप्शन ग्रैब कर लेना, अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लेना, माइक हाथ में लेना है, यस और नो। सो आने वाले फ्राइडे को 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए रहते हो 2 बच्चे, है ना, कुछ तो चीज सोच के आना, है ना। सर मेरी सिंगिंग बहुत अच्छी, मैं काफी सारे बच्चों के अंदर टैलेंट है, गाना बहुत अच्छा गाते, तो गाना गा लेना। किसी बच्चे के अंदर और कोई टैलेंट है, अच्छा आजकल वॉइस एक्टिंग भी है, मतलब आप कोई स्टोरी सुनाते हो, सेम स्टोरी कोई अगर दूसरा सुनाता है तो बोर हो जाता है, सेम स्टोरी कोई दूसरा इंसान सुनाता है तो अच्छा लगता है, वॉइस एक्टिंग भी बोलते हैं ना उसको, वॉइस मॉड्यूलेशन रहता है, आवाज चढ़ा उतार, है ना, कैसे क्या ऑफ द स्टोरी है, ठीक है। सो ये चीज ध्यान रखना, नहीं तो जीएमसीएस में आपको ऐसा लगेगा अरे यार अब मैं तो, और आप फिर डरोगे, हर बार पीछे बैठोगे, और किसी ने आपको बोल दिया तू सामने जा, तो वहां पे फिर हाथ पैर कांपना शुरू हो जाते हैं। और कोई नहीं, वो 5 मिनट की थेरेपी है, आप यहाँ पे 1-2 बार आ गए ना, फिर आपके दिल से वो डर निकल जाएगा, फिर कहाँ पे जीएमसीएस क्या ऑडिटोरियम क्या कहीं पे भी आप खड़े हो जाओगे माइक लेकर के, तो आपका डर, 5 मिनट की थेरेपी है, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगता उसको। आ जाओ। सो बच्चों ध्यान देना, अब 1 बाय 1 में सारी मेथड बताना शुरू कर रहा हूं। सो हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन, सबसे पहली मेथड कौन सी मुन्ना, स्ट्रेट लाइन मेथड। मुन्ना ध्यान दे, लिख तो बेटा, आपने सारे मेथड के नाम लिख दिए, उसके बाद लिखो अब स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, इसी का एक और नाम है हिस्टोरिक कॉस्ट मेथड, इसी का एक और नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, इसी का एक और नाम है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, इसी का एक और नाम है इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। शाम तेरे कितने नाम, 1 2 3 4 5, यस और नो। स्ट्रेट लाइन, हिस्टोरिक कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट, फिक्स इंस्टॉलमेंट, इक्वल इंस्टॉलमेंट। सो पेपर में अगर बोल दिया इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड तो घबराना मत, तो कौन से मेथड की बात कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड की, राइट। हुआ है एग्जाम में, जानबूझ के इंस्टीट्यूट बच्चों को छेड़ते रहती है, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड दे दिया, और बच्चा वहां सोच में पड़ जाता है, 1-1.5 मिनट वेस्ट हो जाता है। सो ध्यान देना, क्या हो रहा है बेटा इस मेथड में, स्ट्रेट लाइन मेथड इसको क्यों बोलते हैं, हिस्टोरिक कॉस्ट क्यों बोलते हैं, बताता हूं सब, है ना, ध्यान देना अच्छे से। तो इस मेथड में हम लोग अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, एक बार पहले फॉर्मूला लिखो, डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट और हिस्टोरिक कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ। बट स्क्रैप वैल्यू और यूजफुल लाइफ को क्या वर्ड बोलना है, एस्टिमेटेड। क्या बोलना है बेटा, एस्टिमेटेड। क्या बोलना है, एस्टिमेटेड, यस और नो, ठीक है। क्या बोलना है बेटा, एस्टिमेटेड। सर एस्टिमेटेड क्यों, एग्जैक्ट स्क्रैप वैल्यू कब पता चलेगा, असेट का यूजफुल लाइफ खत्म होने के बाद, जिस दिन हम लोग असेट बेचेंगे उस दिन एग्जैक्ट स्क्रैप वैल्यू पता चलेगा। आज पता है क्या, डिप्रिसिएशन कब निकालना है, आज। और स्क्रैप वैल्यू कब आती है, असेट की यूजफुल लाइफ खत्म होने के बाद। भगवान के अलावा कोई बोल सकता है क्या, नो। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, अंदाज लगा रहे कि शायद ये असेट इतने में बिकेगी। मतलब हमारे अकाउंटिंग में अंदाज है ना बहुत जगह पे, एस्टिमेटेड, यही हमारे अकाउंटिंग का एक लिमिटेशन भी है। और एग्जैक्ट यूजफुल लाइफ कोई बोल सकता है क्या, नो। असेट हमने आज खरीदा, हम लोग अंदाज लगाते 5 साल चलेगी, 10 साल चलेगी, ये भी क्या है, अंदाज है, इसलिए एस्टिमेटेड वर्ड। सो अगर एग्जाम में क्वेश्चन में अगर स्क्रैप वैल्यू दिया है और एक ब्रैकेट में एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू दिया है, तो बोलो आप क्या लोगे, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। 99% बच्चा फंस जाता है और क्या यूज कर लेता है, जानबूझ के पहले लाइन में वो दे देते हैं स्क्रैप वैल्यू, और क्वेश्चन खत्म होने के बाद आखिरी में धीरे से ब्रैकेट में लिखते हैं एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। बच्चा वो पहली वाली स्क्रैप वैल्यू यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है, 0 नंबर, क्योंकि हमें कौन सी स्क्रैप वैल्यू चाहिए, एस्टिमेटेड, बराबर है क्या। चलो आ जाओ। सो देखो क्या लिखा मैंने,
कॉस्ट और हिस्टोरिक कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। सर ये मेथड कैसे आया मुन्ना? बहुत सिंपल है, प्लीज ध्यान देना। ये असेट एक मैंने बाय किया था 100 रुपीज का, है ना, 100 लाख 100 रुपीज जो बोलना है। इसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ आपको समझाने के लिए 4 साल। 4 साल बाद अगर ये असेट मैं बेच दूंगा तो मुझे भंगार में, स्क्रैप में कितना आएगा बेच के, आपको समझाने के लिए 20। ये आपको समझाने के लिए कॉस्ट है, ये एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू है। ईएसवी क्या है? एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। आप एग्जाम में शॉर्टकट यूज नहीं करोगे, आप पूरा लिखोगे। सो स्क्रैप वैल्यू 20 है, यानी आज आपने असेट के लिए दी 100 और फ्यूचर में कितना वापस आ जाएगा? 20। तो मुझे एक बात बताओ, आपका नेट कॉस्ट कितना हुआ रे? 20 तो आपको वापस असेट जनरेट करके दे रही है ना, 20 तो आपको वापस मिल रहे हैं ना, तो आपका नेट कितना कॉस्ट हुआ? 80। और वो नेट कॉस्ट 80 कितने साल चलने वाला है? 4 साल। सो आपका नेट कॉस्ट हुआ 80, देयरफॉर नेट आपके लिए कितना कॉस्ट हुआ? 80। और ये 80 कितने साल चलेगा? 4 साल। 80 कितने साल चलेगा? 4 साल। तो हर साल का कितना? 20 20 20 20। बस यही तो आपका डिप्रिसिएशन है। सर ये कौन सी मेथड है? स्ट्रेट लाइन मेथड। सर फिर तो ये ज्यादा आसान है, फॉर्मूला क्यों दिया? फॉर्मूला से भी ऐसी आंसर आएगा, इतने आएगा, चेक करो। कॉस्ट कितनी थी? 100। स्क्रैप वैल्यू कितनी थी? 20। एक सेकेंड ना, स्क्रैप वैल्यू कितनी थी? 20। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 4 ईयर, यूजफुल लाइफ 4 ईयर। बताओ कितना है बेटा? 20 पर एनम। डिप्रिसिएशन आ गया क्या? कौन सी मेथड? स्ट्रेट लाइन मेथड। हर साल का डिप्रिसिएशन कितना आया? 20। समझ में आया? प्रोपोर्शनेट 8वीं कक्षा है ना, इतने को इतना तो इतने को कितना? 80 इज फॉर 4 ईयर, देन हाउ मच फॉर 1 ईयर? बराबर है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, रेशो, प्रपोर्शन। छोड़ो वो याद नहीं आ रहा है, गोली मारो। फॉर्मूला याद रहेगा सभी को? सो फॉर्मूला मेरे साथ साथ सब लोग एक बार बोलो बेटा। अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन, ऐसा बोलो, अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड इज इक्वल टू कॉस्ट और हिस्टोरिक कॉस्ट, जो भी बोलना है, कॉस्ट और हिस्टोरिक कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। दैट्स इट। सर डायग्राम वगैरह पेपर में नहीं बनाए तो भी चलेगा, फॉर्मूला में पुट द वैल्यू गेट द आंसर, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, राइट। पहला फॉर्मूला। अब ध्यान देना मुन्ना, यहां पे क्या हुआ है देखो तो जरा। हर साल अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना है? 20 20 20 20। ये देख तो जरा, ये आप बचपन की यादें ताजा करवा देता हूं आपकी। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, बरोबर है क्या? ये 0, ये आपकी लाइफ है, ये आपकी लाइफ है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, ये आपकी लाइफ है। और ये इधर में y पे क्या है? अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन 10 20 है ना, 10 20 30, ये अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन। बताओ फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन कितना है? 20। फर्स्ट ईयर का टो 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 20, यहाँ पे मर्ज हो रहा है ना पॉइंट। सेकेंड ईयर का, सेकेंड ईयर का भी कितना है? थर्ड ईयर का भी कितना है? फोर्थ ईयर का भी कितना है? मतलब 20 है क्या हर बार? यस और नो? ठीक है, ये सारे पॉइंट जोड़ दो तो क्या मिल रहा है देखो एक बार, स्ट्रेट लाइन मिल रही है। बस इसीलिए इसको स्ट्रेट लाइन मेथड बोलते हैं। क्लियर है? स्ट्रेट लाइन, ठीक है, लिख लिया बेटा। नेक्स्ट, इसी में एक और फॉर्मूला यही मेथड का। चलो आगे ध्यान देना। इफ rate of depreciation is given, if rate of depreciation is given, then depreciation under straight line method is equal to cost into rate, cost into rate, that's it, cost into rate, परसेंटेज में जो भी रेट दिया रहेगा। सर क्या बात कर रहे हो, स्ट्रेट लाइन मेथड में 2 फॉर्मूला है क्या? हाँ, अगर रेट दिया है तो ये फॉर्मूला कॉस्ट इंटू रेट, रेट नहीं दिया है तो ऊपर वाला फॉर्मूला कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ।
सर हमें कैसे समझेगा कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? अभी तो बोला रेट अगर दिया है तो ये नीचे वाला, रेट नहीं दिया है तो ऊपर वाला। सर रेट दिया है फिर भी हमने एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू वाला यूज कर लिया तो गलत हो जाएगा, 0 नंबर। रेट दिया है तो कंपलसरी यही फॉर्मूला यूज करना है, इसलिए मैंने क्या लिखा है बेटा यहां पे देखना जरा, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दिया है तो यही फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। सर इसका मतलब रेट दिया तो ये कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस नहीं करना है? नो। क्यों सर? क्योंकि रेट अगर दे दिया है तो उन्होंने सारी चीजें ऑलरेडी कंसिडर कर ली है, आपको अलग से स्क्रैप वैल्यू माइनस नहीं करना है। उन्होंने रेट ऐसे ही दिया है कि हमारा स्क्रैप वैल्यू माइनस करने के बाद जो अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन आता था उसी अमाउंट को मद्देनजर रखते हुए रेट निकाला हुआ है। सो स्क्रैप वैल्यू माइनस करने की जरूरत नहीं है। इन्होंने क्या कर दिया, उस हिसाब से इन्होंने रेट को थोड़ा सा बढ़ा दिया या रेट को कम कर दिया, एडजस्ट कर दिया। सो जब कभी भी ब्रह्मांड में आज के बाद अगर आपको डिप्रिसिएशन की कोई भी मेथड में, क्या बोला मैंने, कोई भी मेथड में अगर रेट दिया हुआ है तो कभी भी स्क्रैप वैल्यू माइनस नहीं करना। क्यों? क्योंकि रेट जब उन्होंने दिया है तो उन्होंने स्क्रैप वैल्यू को मद्देनजर रखते हुए ही रेट कैलकुलेट किया हुआ है। स्क्रैप वैल्यू आपको माइनस करने की जरूरत नहीं है अगर रेट दिया है, फिर चाहे कोई भी मेथड हो। यस और नो? डन। अच्छा, इसी के अंदर में आप वो बचपन का सिंपल मैथ्स आपके पास में इतना तो हो गई। देखो जरा एक बार ध्यान देना, जैसे इसी में अगर रेट पूछा है तो एक कॉस्ट इधर आ जाएगा क्या डिनोमिनेटर में? सो देखो तो डिप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट इज इक्वल टू रेट, परसेंटेज में चाहिए तो इनटू, बरोबर है क्या? तो लिख लो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू, ये दूसरा फॉर्मूला, ये तीसरा, और पहला कौन सा था? ये पहला लिख लो। सो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट इनटू 100। 3 फॉर्मूला हो गए स्ट्रेट लाइन मेथड में। सो रेट पूछा है तो डिप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट इनटू 100, रेट दिया है और डिप्रिसिएशन निकालने बोला है तो कॉस्ट इनटू रेट, रेट नहीं दिया और डिप्रिसिएशन निकालने बोला है तो कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। यस और नो? अच्छा, एक और चीज, स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन क्या रहेगा? सो पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन विल रिमेन्स सेम, कांस्टेंट, हर साल सेम है। असेट इक्वल प्रोपोर्शन में कम हो रही है। असेट कैसे कम हो रही है बेटा? इक्वल प्रोपोर्शन में। यस और नो? एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, बैलेंस अमाउंट कितना रहेगा? लिखो, विल बी 0, सिर्फ 0 लिखना गलत बात है, 0 और एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, या तो 0 रहेगा या तो एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। ऊपर वाले केस में बताओ तो बोला कहां 0 है? असेट कितने की थी? असेट कितने की थी? 100 की। बोलो फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन कितना था? सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का, बोलो कितना बचा? कहां 0 है? कुछ भी। सो बैलेंस अमाउंट एट द एंड कितना बचा? 20 बचा। और ये 20 क्या है? 20 क्या है? देखो बचा कि नहीं? कहां 0 आया? बराबर है कि नहीं? सो स्ट्रेट लाइन मेथड में एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ या तो 0 रहेगा या तो एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू विच एवर इज हायर, या तो 0 या तो एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू विच एवर इज हायर।
क्लियर? जरूरी नहीं कि हर बार जीरो आएगा. सो एग्जाम में आएगा आपको सवाल, स्ट्रेट लाइन मेथड में एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ जीरो बचेगा. रॉन्ग आंसर टोटली. करेक्ट क्या रहेगा? जीरो और एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू विच एवर इज हायर. सर सिर्फ ऐसा भी बोल सकते हैं क्या एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू बचेगा? तो भी चलेगा, क्योंकि अगर एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू है तो वो जीरो से हायर ही है. सर एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू ही जीरो है तो जीरो आएगा. तो अगेन आंसर तो सेम ही हुआ ना, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू बच रहा है. ठीक है, चलो आगे. चलो ध्यान देना सब लोग. स्क्रॉल करूं इसको? एक एग्जाम्पल लिखो. जनरली कौन सी एसेट के लिए यूज करते हैं बेटा स्ट्रेट लाइन मेथड? जहां पे उस एसेट का यूज एकदम स्ट्रीमलाइंड है, कांस्टेंट है, तो वहां पे जनरली स्ट्रेट लाइन मेथड यूज होती है. लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करने की अनुमति, परमिशन, परवानगी नहीं देता है. क्यों? इनकम टैक्स एक्ट कहता है आपने कंपलसरी WDV मेथड ही यूज करना है, आप स्ट्रेट लाइन मेथड यूज नहीं कर सकते हो. आपने कौन सा मेथड यूज करना है कंपलसरी? WDV मेथड. यस और नो? क्लियर है? चलो बेटा आगे. ऑल सेट? ग्रेट. आ जाओ लिखो बेटा, एक एग्जांपल लिखना. सब लोग ध्यान देना अच्छे से. देख तो मुन्ना, लिखो परचेस प्राइस असेट का 1 लाख रुपीस. असेट का परचेस प्राइस कितना है बेटा? 1 लाख रुपीस. ट्रांसपोर्ट चार्जेस 10,000 रुपीस. इंस्टॉलेशन चार्जेस 10,000 रुपीस. इनॉग्रेशन एक्सपेंस, असेट स्टार्ट करने के पहले असेट को है ना रेडी फॉर अपने यूज करने के पहले इनॉग्रेशन करवाए तो उसका खर्चा आया 10,000 रुपीस. उसके बाद एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ असेट का था आपको समझाने के लिए 3 इयर्स. एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू और रेसिडुअल वैल्यू ये था 30,000 रुपीस. ये था 30,000 रुपीस. डन. उसके बाद रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 10%. कैलकुलेट depreciation using fixed installment method for third year. For third year. For third year. थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन निकालना है. बोलो बेटा. थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन निकालना है. बताओ बेटा. 13,000, 13,000, 10,000, 12,000, 13,000, 10,000. हाँ बोल बेटा. ट्राई करो, आपको पता है सारी चीजें. 13, 12, 10 तीन आंसर आए.
और कोई? ट्राई करो, ट्राई करो, गलत हुआ कोई टेंशन नहीं, अपन बैठे हैं, एक बार ट्राई कर लो। एक 10 सेकेंड और आपके पास समय है। चलो 30 सेकेंड दिए। बोल। 13,000। तेरा 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 सुरूर। ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा आप भी जवाब दो, जो ऑनलाइन लाइव देख रहा है, और रिकॉर्डेड वाले ने लिख करके रखना है आंसर। तेरह, 12, 10। हाँ 12, 12 पक्का? बोल। 13, 13, 13, 13 के मेरा? हाँ बोलो बोलो इधर। 12। हाँ लास्ट बेंच बेटा। हाँ 12,000, 13,000। ओके चलो ठीक है, आ जाओ वन बाय वन एक एक चीज देखते हैं। सबसे पहली चीज, इसमें रेट दिया है, तो कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ, ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं होगा। ऑनलाइन वाले बच्चों ने भी 13,000 बोला, इसमें कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू वाला फॉर्मूला यूज नहीं होगा। रेट दिया ना, रेट, सभी एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है। रेट दिया है, रेट दिया है तो कौन सा फॉर्मूला है बता रहे मुन्ना? सो सिंस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन, rate is given, therefore amount of depreciation is equal to cost into rate of depreciation। अब बताओ कॉस्ट कितना है? कॉस्ट, कॉस्ट कितना है? हमने देखा था कैपिटल एक्सपेंडिचर, असेट खरीदने से लेके रेडी फॉर यूज करने तक के ऑल नेसेसरी, ऑल नेसेसरी, ऑल नेसेसरी। इनॉग्रेशन नेसेसरी एक्सपेंस है क्या? बोला था ना कटरीना के भाई रिबन कट कर रही, नेसेसरी है क्या? ऑल नेसेसरी एक्सपेंसेस कितना है बेटा बताओ तो? असेट खरीदने से लेके रेडी फॉर यूज करने तक के ऑल नेसेसरी एक्सपेंस कितने हो गए? वेरी गुड मुन्ना, 1,20,000। सो ये नेसेसरी है, असेट लाना नेसेसरी है, इंस्टॉलेशन नेसेसरी है, ये नेसेसरी एक्सपेंस नहीं है, नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी। यस और नो? सो 1,20,000 ये क्या होगी? असेट की कॉस्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, असेट खरीदने से लेके रेडी फॉर यूज करने तक। यस और नो? और ये सारे खर्चे असेट की कॉस्ट में क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। इस ऐड करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपेंस। ये कौन से खर्चे हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। यस और नो? सो असेट की कॉस्ट कितनी हो गई? 1,20,000, 1,20,000। यस और नो? सो ये आ गई असेट की कॉस्ट। बोलो बेटा 1,20,000 गेम ओवर इनटू रेट, ये क्या आया? 12,000। ये कितना है बेटा? 12,000 पर एनम, पर एनम, यानी हर साल 12,000 है क्या? फिर कोई भी साल का पूछो, फर्स्ट ईयर का पूछा तो भी 12,000, सेकेंड ईयर का भी पूछा तो 12,000, थर्ड ईयर का भी पूछा तो 12,000। यस और नो? कुछ था रे इसमें? सिंपल है, पक्की बात। लिखो सेम एग्जाम्पल है ना, यूज द डेटा ऑफ अबव एग्जाम्पल, है ना। लिखो एग्जाम्पल नंबर 2, बस एग्जाम्पल नंबर 1 का ही डेटा यूज करना है, बस उसमें से क्या हटा देना है बेटा? रेट ऑफ डिप्रिसिएशन हटा दो। यूज द सेम डेटा एंड एक्सक्लूड रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, उसे एक्सक्लूड करो, बाकी डेटा सेम रहेगा। यूज द सेम डेटा ऑफ अबव एग्जाम्पल, यूज द डेटा गिवन, और यूज द सेम डेटा ऑफ अबव एग्जाम्पल, कॉमा, एक्सक्लूड रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, EXCLUDE, एक्सक्लूड। बरोबर है? अब आंसर बताओ, ये आंसर लिखा ना सभी ने? कितना है बेटा? 30,000 पक्का? 30? चल सेम एग्जाम्पल है,
अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू, अब रेट नहीं है तो कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। कॉस्ट कितना है 120 माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू 30 डिवाइड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 3 ईयर। बोलो कितना आया 30,000। यस और नो? एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, लिख लिया बेटा सभी ने? प्लीज ध्यान देना। देखो तो, ए मुन्ना प्लीज ध्यान दे, काम की चीज बता रहा हूं। हाँ बच्चों देखना, एक असेट है, उसकी कॉस्ट है आपको समझाने के लिए 1 लाख, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दिया है 10%, मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड। बोलो फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन कितना आएगा? सर ये तो सिंपल है एकदम, 10,000। किस पे निकाला हमने बेटा 10%? किस पे निकाला है? ठीक है, कितना आया 10,000। और डिप्रिसिएशन या रिडक्शन इन बुक वैल्यू तो माइनस करो क्या? बोलो एक साल का डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद फर्स्ट ईयर के एंडिंग में या सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में, जो भी कहना, बात एक ही है ना, फर्स्ट ईयर का एंडिंग या सेकेंड ईयर का स्टार्टिंग, जो बचता है उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट में से डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो बचता है उसको क्या बोलते हैं? वेरी गुड, बुक वैल्यू। फॉर्मूला लिखवाया था ना, भूल गए क्या? कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मेथड कौन सी है? स्ट्रेट लाइन। मेथड कौन सी है? स्ट्रेट लाइन। सो बीवी या इसी का एक और नाम है डब्ल्यूडीवी। सर मेथड तो स्ट्रेट लाइन है। अरे डब्ल्यूडीवी मतलब ये डब्ल्यूडीवी वाली मेथड वाली डब्ल्यूडीवी नहीं है। बीवी का ही एक और नाम क्या है? डब्ल्यूडीवी, रिटर्न डाउन वैल्यू और बुक वैल्यू, जो कहना है दोनों सेम ही है, ठीक है। सो ये क्या बचा है? डब्ल्यूडीवी और बीवी। ये कब का डब्ल्यूडीवी है? एट द स्टार्टिंग ऑफ सेकंड। अरे एक साल का डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद क्या बचता है? सेकंड ईयर के स्टार्टिंग का बुक वैल्यू या सेकंड ईयर के स्टार्टिंग का रिटर्न डाउन वैल्यू। सो रिटर्न डाउन वैल्यू और बुक वैल्यू ऐसा आप लिखना, एट द स्टार्टिंग ऑफ सेकंड ईयर और एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। बात एक ही है ना। एक साल का डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद फर्स्ट ईयर के एंडिंग में कितना बचा? 90। फर्स्ट ईयर का एंडिंग बोलो या सेकेंड ईयर का स्टार्टिंग बोलो, बात तो एक ही है। यस और नो? चलो मेथड कौन सी है? स्ट्रेट लाइन। बताओ सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन अगेन कितना परसेंट है? 10%। कितना आएगा बेटा बताओ? 9,000। मारता पकड़ के अगेन, फिर से रेट इनटू कॉस्ट ना, रेट इनटू कॉस्ट, अगेन 10,000। क्या बच रहा है? बीवी और डब्ल्यूडीवी एट द स्टार्टिंग ऑफ थर्ड ईयर कितना बचा है? फिर से थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन कितना? बोलो बेटा किस पे लो? अगेन 10%। हर बार किस पे ले रहे? हर बार किस पे ले रहे? परसेंटेज कॉस्ट पे। इसीलिए इस मेथड का एक और नाम है हिस्टोरिक कॉस्ट और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, क्योंकि हर बार परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट, परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट, परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल कॉस्ट या परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय हिस्टोरिक कॉस्ट। इसीलिए इस मेथड का एक और नाम क्या है? हिस्टोरिक कॉस्ट और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। आए ध्यान में? पक्की बात। चलो ये देखो फिर से कितना आएगा? 10,000। बोलो कितना बचा? बीवी और डब्ल्यूडीवी। बीवी बोलते देखो लिखना ही बंद हो गया। ये देखो बीवी और डब्ल्यूडीवी एट द स्टार्टिंग ऑफ फोर्थ ईयर 70। ठीक है, डन, क्लियर। चलो आगे ध्यान देना। हाँ ध्यान देना बेटा। अब मैं दूसरी मेथड स्टार्ट कर रहा हूं। हर साल अमाउंट सेम है क्या? देखो अमाउंट सेम है, आखिरी में कितना बचेगा? स्क्रैप वैल्यू है 0, बरोबर है ना? स्क्रैप वैल्यू है 0, अगर 0 स्क्रैप वैल्यू है तो 0 बचेगा। क्लियर?
लिखो सेकंड वाली मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। पहली मेथड का डिटेल डिस्कशन हो गया। पहली मेथड में कहीं से भी कैसे भी घुमा फिरा के आड़ा तिरछा ऊपर नीचे कैसा भी क्वेश्चन है सॉल्व कर पाओगे। पहली मेथड में अगर आपको ये दे दिया, ए मुन्ना मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं पहली मेथड के ऊपर, सबने ध्यान देना है बेटा, सभी ने, हाँ आ जाओ। पहली मेथड में एक सवाल पूछ रहा हूं, मुन्ना ध्यान देना। कॉस्ट है एसेट का 50,000 रुपए, ध्यान देना, देखते हैं, चलो चेक करते हैं, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है ना, वैसे ही ध्यान दो। कॉस्ट है एसेट का कितना, 50,000 रुपए। स्क्रैप वैल्यू है बेटा उसकी 10,000 रुपए, ठीक है। यूजफुल लाइफ है 10 साल, यूजफुल लाइफ है 10 साल। कॉस्ट कितना था 50, स्क्रैप वैल्यू कितनी थी 10, यूजफुल लाइफ 10 साल। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 10%। सो मुझे चाहिए बुक वैल्यू एट द स्टार्टिंग ऑफ 4th ईयर। मुझे चाहिए बुक वैल्यू एट द स्टार्टिंग ऑफ 4th ईयर। हाँ कितने आया 30,000, ओके। और कोई, कॉस्ट कितनी थी 50,000, कॉस्ट कितना था 50, यस और नो, ये क्या हो गया पेन को आज, हाँ कॉस्ट था 50,000, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन था 10%, तो कॉस्ट पे है। और बुक वैल्यू कौन सा पूछा है 3rd ईयर 4th ईयर के स्टार्टिंग का, तो कितने डिप्रिसिएशन माइनस करने हैं 1 2 3, तो क्या आया बुक वैल्यू एट द स्टार्टिंग ऑफ 4th ईयर 3। और स्ट्रेट लाइन मेथड है तो हर साल सेम है क्या, कितना है रे बेटा, समझा मैंने क्या सवाल पूछा था, क्लियर है। सो मैंने आपको डिप्रिसिएशन नहीं पूछा, मैंने क्या पूछा बुक वैल्यू एट द स्टार्टिंग ऑफ 4th ईयर। 4th ईयर का स्टार्टिंग यानी 3 साल का एंडिंग, यानी 3 साल का डिप्रिसिएशन माइनस हो गया तो 4th ईयर के स्टार्टिंग का डब्ल्यूडीवी आ गया, बराबर है क्या। इंस्टीट्यूट पूछती है 4th ईयर के स्टार्टिंग का डब्ल्यूडीवी कितना है एसएलएम मेथड से, बच्चा कंफ्यूज, तो घबराना नहीं। क्या पूछा है 4th ईयर के स्टार्टिंग का डब्ल्यूडीवी यानी बीवी, मेथड कौन सी है स्ट्रेट लाइन मेथड, बरोबर। कॉस्ट कितनी थी 50, रेट कितना था 10, तो हर बार 10% इंटू कॉस्ट, हर बार 10% इंटू कॉस्ट, हर बार रेट इंटू कॉस्ट, हर बार रेट इंटू कॉस्ट, बराबर है क्या, डन। चलो आगे, लिखना है तो लिख लो, ये है ना। एग्जाम्पल क्या था, कॉस्ट 50,000, कॉस्ट 50,000, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू 10,000, यूजफुल लाइफ 10 ईयर, यूजफुल लाइफ 10 ईयर, रेट 10%, रेट 10%। और सवाल क्या था, कैलकुलेट बुक वैल्यू एट द स्टार्टिंग ऑफ 4th ईयर और कैलकुलेट डब्ल्यूडीवी एट द स्टार्टिंग ऑफ 4th ईयर, डन। समझा, देखो चीज सिंपल है, इंस्टीट्यूट थोड़ी घुमा फिरा के पूछ लेती है, और बस वो एक मोमेंट, वो एक पल वहां पे आपकी गलती हो गई तो आपको फिर से एग्जाम फीस भरना है। आपके लिए एग्जाम फीस एक्सपेंस है, इंस्टीट्यूट के लिए एग्जाम फीस इनकम है, रिजर्व सरप्लस। तो इंस्टीट्यूट अपने रिजर्व सरप्लस बढ़ाने के लिए ऐसी छोटे मोटे थोड़े बहुत ट्रिक की पॉइंट यूज करती है ना। रिजर्व सरप्लस बढ़ते रहता है, करोड़ों रुपए में बढ़ेगा, आपके लिए क्या 2-2.5 है, बट ऐसे कितने बच्चे हैं 20-20 हजार बच्चे मिल जाते हैं। एक गलती 20,000 रुपए, 20,000 बच्चे इंटू 2.5, कितना हो गया बेटा, करीब करीब 5 करोड़ रुपए। मतलब सोचो, एक उन्होंने ट्रिकी पॉइंट डाल दिया, कितने कमा लिए 5 करोड़ रुपए। समझ में आया क्या, अरे आपके लिए खर्चा है ना, गलत बोल रहे हो क्या बताओ। बच्चे फेल होते ना बहुत सारे, बाउंड्री पे आ जाते बेचारे। सीए के एग्जाम की खास बात बताता हूं, इंस्टीट्यूट है ना अधमरा छोड़ देती है सीए के बच्चे को। मतलब उसको अगर किसी बच्चे को पास नहीं करना है तो उसको गंदे नंबर से फेल नहीं करती है, बाउंड्री पे लाके छोड़ देती है ना। जैसे ना आप कोई लड़की को पसंद करते हो, आप उससे मिलने गए, वो बहुत दूर है 4 किलोमीटर, आप उसके बस 5 मीटर पास तक जा सकते हो, उसके बाद आपको किसी ने रोक लिया, बस अब आप दूर से देखते रहो। अब आप उसको पाने के लिए मेहनत करते जाते हो, समझ में आएगा। अगर 100 मीटर दूर से ही आपको रोक लिया तो आप जाते क्या उधर, छोड़ बहुत दूर है।
तो इंस्टीट्यूट भी क्या करती है, मिनिमम 40 चाहिए ना सब्जेक्ट में, तो आपको 38-39 तक लाके छोड़ देती है, और बच्चा क्या बोलता है, 1 नंबर से फेल हुआ, और वापस ट्राई करता है, फिर से एग्जाम फीस भरता है। इंस्टीट्यूट भी चाहती है कि आपने हिम्मत नहीं हारना है। वही अगर आपको 100 में से 5 नंबर दे दिए तो अगली बार आप एग्जाम दोगे क्या? 8 साल जाऊ दे मारू दे तिकड, 5 नंबरच भेटले मग। तो इंस्टीट्यूट कैसा, और इंस्टीट्यूट ऐसा भी नहीं है, 2 सब्जेक्ट में 55 भी दे देती है, एक सब्जेक्ट में 39 दे देती है, तो 55 भी गए और ये 39 भी गया। समझ में आएगा? ऐसा कुछ खेल रहता है, बट उसे मालूम नहीं है कि यहाँ पे बहुत खतरनाक वाले बच्चे ये सारी चीजें आराम से टैकल कर लेंगे, ठीक है। और जितना ज्यादा आपका अभ्यास रहेगा, सेल्फ स्टडी, तपस्या, अभ्यास, उसके ऊपर आपका सारा खेल कहानी डिपेंड है ना। चलो आ जाओ, नेक्स्ट मेथड लिखो बेटा, लिखो बुक वैल्यू, सॉरी WDV मेथड। दूसरा मेथड लिखना है WDV। भाई साहब जाओ, मैं नहीं पढ़ा रहा रे भाई आज। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, कौन सी मेथड बेटा? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, या इसी का एक और नाम है डिमिनिशिंग, बोलो बोलो बोलो, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, या इसी का एक और नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग वैल्यू और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। नाम में क्या लिखा है? WDV। लिखो एग्जाम्पल, सबसे आसान मेथड है। एक असेट की कॉस्ट है, एक असेट की कॉस्ट है, चलना रे, एक असेट की कॉस्ट है 10,000 रुपीज, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया है 10%, मेथड बोला है WDV। मेथड कौन सा बोला है? WDV लिखना है ना। एग्जाम्पल लो, बोलो फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन कितना आएगा? वेरी गुड मुन्ना, किसके ऊपर निकाला मैंने 10%? 10,000। बोलो BV और WDV एट द स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड ईयर कितना बचा? BV और WDV, सर वो SLM में भी BV WDV, यहाँ पे भी, हाँ भैया, असेट के कॉस्ट में से डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद BV और WDV बचता है। मेथड कोई भी हो, मेथड कोई भी हो, कॉस्ट में से डिप्रिसिएशन, मेथड डिप्रिसिएशन की है, समझ में आया ना। मेथड कोई भी हो, असेट के कॉस्ट में से डिप्रिसिएशन माइनस होने के बाद क्या बचता है? BV और WDV। कितना बचा है बेटा? 9,000। अब बताओ सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन, वेरी गुड। अब ये मेथड का नाम क्या है? WDV मेथड। इसका नाम अगर हिस्टोरिक कॉस्ट होता तो फिर से 10% इंटू में क्या करता? कॉस्ट, बट इसका नाम WDV मेथड है, इसीलिए 10% इंटू WDV। दूसरे साल का डिप्रिसिएशन निकाल रहे तो दूसरे साल के WDV से मल्टीप्लाई करो, दूसरे साल का डिप्रिसिएशन निकाल रहे तो दूसरे साल के WDV से मल्टीप्लाई करो। BV और WDV एट द स्टार्टिंग ऑफ थर्ड ईयर कितना बचा? तीसरे साल का डिप्रिसिएशन निकाल रहे हैं तो तीसरे साल के WDV से मल्टीप्लाई करो। कुछ समझ में आया क्या? ऐसे ही चलते रहेगा। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। डन? सिंपल, क्लियर? हर बार किससे मल्टीप्लाई करना है? WDV से, WDV और BV, क्योंकि इसका नाम क्या है? WDV मेथड, इसलिए हर बार किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? WDV से। नाम में ही तो मीनिंग है, देखो नाम ही आपको फॉर्मूला याद करवा के दे रहा है, यस और नो। और भी काफी सारे फॉर्मूलाज है, काफी सारी एडजस्टमेंट से, असेट खरीदा बेचा, प्रॉफिट लॉस हुआ, है ना, बहुत सारी चीजें इस टॉपिक में येट टू कम जो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच यार, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ, है ना, साइनिंग आउट फ्रॉम AAC। अच्छा बच्चों, अच्छे से ध्यान देना, कल आपका वीकेंड है, आज वीकेंड है, कल भी आपके बाद दोपहर से लेके कल शाम तक छुट्टी है। तो अब एक काम करो, बेसिक की थोड़ी बहुत समरी नोट्स जो भी हमने देखा है ना, समरी नोट्स बना करके लेके आओ, और डिप्रिसिएशन में अब तक जो देखा, अब साथों साथ आप भी आपकी समरी नोट्स बनाना शुरू करो आपकी ओन लैंग्वेज में।
सर इससे क्या होगा, आप तो बना के दे रहे हो, मैं भी बना के दे रहा हूँ, मार्केट में भी बहुत सारी किताबें, तो आपकी पढ़ाई हो जाएगी क्या? आप जब आपके खुद के हाथ से समरी नोट्स बनाते हो तो ऑथर आप रहते हो, आप बगैर समझे कोई भी चीज उसमें लिखते हो क्या? नो। तो आपकी पढ़ाई की मतलब क्या जो बोलते हैं ना ग्रास्पिंग पावर, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आप जब भी कोई चीज लिखते हो तो आप पहले पढ़ते हो, वो आपके दिमाग में जाती है, दिमाग से आप हाथ को समझाते हो और पेपर पे उतारते हो। ये प्रोसेस से अगर सारी चीज गई तो आप वो चीज भूलोगे नहीं जनरली। ठीक है, चल, थैंक यू वेरी मच यार, बाय 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 बाय।